हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे एम्स नॉरसेट 5 प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए 7-year-old child is brought to the ED at midnight by his mother after symptoms appeared abruptly. The nurse's initial assessment reveals a temperature of 105 degree Fahrenheit, difficulty swallowing, drooling, absence of spontaneous cough and agitation. These symptoms are indicative of which of the following conditions. ठीक है, 7 साल का बच्चा है, मिडनाइट जो है इमरजेंसी में लाया गया है और सिम्टम्स एकदम से एब्रप्टली जो है दिखे हैं। ठीक है, सिम्टम्स में क्या क्या दिख रहा है? टेम्परेचर है, हाई ग्रेड फीवर है 104, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है मतलब डिस्फेजिया है, ड्रूलिंग है, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ एंड एजिटेशन। तो ये सिम्टम्स कौन सी डिजीज के हैं? तो हियर आंसर विल बी अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में एपिग्लोटाइटिस के बारे में। ठीक है, इसमें 4D देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज डिस्फेजिया, ड्रूलिंग, डिस्ट्रेस मतलब एजिटेशन एंड डिज्निया। ये जो है 4 की सिम्टम्स हैं इस डिजीज के। ओके, इसका कॉज क्या होता है? कॉज होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है इसका कॉज होता है। ओके, और क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? इसमें देखा जाएगा मफल्ड हॉट पोटैटो वॉइस, ये जो है इसका एक अदर सिम्टम है, ये भी देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड स्ट्राइडर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके मेन जो है अपने साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे। एंड एक चीज और पूछ ली जाती है यहाँ से कि कौन सा साइन इसमें देखा जाएगा। इसमें देखा जाता है थंब साइन। ठीक है, थंब साइन या थंब प्रिंट साइन देखा जाता है लेटरल साइड ऑफ नेक। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। फाइन। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी मतलब क्रूप में और लेरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस ऑलमोस्ट जो है सेम है। ये इसमें क्या मिलता है? लाउड ब्रासी कफ, लाउड एंड ब्रासी कफ मिलेगा, बट अपने पेशेंट में क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ। ठीक है, तो ये की डिफरेंस है क्रूप में और एपिग्लोटाइटिस में। फाइन। क्रूप में मिलता है हमें स्टीपल साइन, ओके, एंड अपने एपिग्लोटाइटिस में मिलता है थंब साइन। एंड ऑप्शन सी इज अक्यूट ट्रेकाइटिस। इसमें भी जो है क्रूप जैसे ही सिम्टम दिखेंगे, बस फर्क इतना है ये बैक्टीरियल है। ओके, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्रूप जो है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉइजनिंग ब्लूइश लाइन ऑन गम सीन। गम्स में ब्लूइश लाइन कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी? तो हियर आंसर विल बी लेड पॉइजनिंग में बर्टन्स लाइन देखने को मिलती है। बर्टन्स लाइन क्या होती है? देखो, जो लेड है, लेड की पॉइजनिंग हुई है तो उधर से लेड आया, प्लस हमारे माउथ में सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सल्फर वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये दोनों मिलके एक ब्लूइश लाइन बनाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे टीथ एंड गम्स मीट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे टीथ एंड गम्स मीट करते हैं वहाँ पे ये एक लाइन बना लेंगे ब्लू कलर की, एंड दैट विल बी नोन एज बर्टन्स लाइन। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें मिलेगा वाटरी एंड ब्लडी डायरिया। ठीक है, ये इसमें साइन बहुत सारे देखने को मिलेंगे आर्सेनिक में, बट जो की साइन है स्पेशली इसी पॉइजनिंग में देखने को मिलेंगे वो मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्सेनिक में 2 चीजें देखने को मिलेंगी, वाटरी एंड ब्लडी डायरिया प्लस रेन ड्रॉप स्किन चेंजेस। ये 2 चीज जो है इसमें देखने को मिलेंगी। थर्ड इज ओपियोइड पॉइजनिंग में हम सबको पता है, ये तो इजी है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स। अगेन इतना इंपॉर्टेंट है, या ये साइकेट्री में पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, कई बार इसको फंडामेंटल्स में जो पॉइजनिंग वाला टॉपिक है उधर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओपियोइड पॉइजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है 2 साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये देखने को मिलेगा ओपियोइड पॉइजनिंग में। एंड लास्ट इज मर्क्यूरी पॉइजनिंग में मिलेगा ब्लू ब्लैक लाइन्स ऑन गम, ब्लू ब्लैक लाइन ऑन गम, प्लस क्या मिलेगा इसमें? लूजनिंग ऑफ टीथ दिखेगी आपको, एंड जॉ नेक्रोसिस दिखेगा, प्लस एंटीरियर लेंस पे, आई में एंटीरियर लेंस पे जो है ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिखेगा। ये जो है की सिम्टम्स हैं, की साइंस हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ पेशेंट रिसीविंग मेटोक्लोप्रोमाइड द नर्स शुड असेस फॉर। मेटोक्लोप्रोमाइड जो है पेशेंट को चल रहा है, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो इट इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, ये जो है पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कर देता है।
अब देखो मेटाक्लोप्रोमाइड है क्या। दिस इज प्रोकाइनेटिक एजेंट। क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अगर बढ़ गई तो इससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ज़्यादा होगी, जल्दी होगी। ठीक है, तो ये कौन से केसेस में हम यूज़ करेंगे, इट विल बी यूज इन GERD केसेस। ठीक है, जो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है उस केसेस में हम इसको यूज़ करेंगे, MCP को। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल यूज़ है गायनी में। गायनी में क्या करते हैं, जब ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है तो इसको उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन जो है इंक्रीज करती है। ये क्या करती है, डोपामीन को डिक्रीज करते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जिससे जो है इंक्रीज प्रोलैक्टिन देखा जाएगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट MCP. Now move to next question. How many anatomical regions are present in abdomen? कितने anatomical region होते हैं, तो it will be 9. अब देखो ये क्वेश्चन जो है इधर तो डायरेक्ट पूछ लिया कि रीजन्स कितने होते हैं या क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। बट अभी के टाइम पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि स्टमक जो है कौन से रीजन में है, गॉल ब्लैडर कौन से रीजन में है, कोलोन कौन से रीजन में है, या फिर अपेंडिक्स कौन से रीजन में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, ये है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ये है अपर राइट क्वाड्रेंट, दिस इज लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज लोअर राइट क्वाड्रेंट। ये तो हो गए हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, इसके बाद में हमारे होते हैं 9 रीजन्स। ठीक है, 9 रीजन्स में जो है एब्डोमेन को हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले याद रखोगे ये है एपिगैस्ट्रिक एंड सबसे नीचे वाला है हाइपोगैस्ट्रिक और ये है अम्बिलिकल। ठीक है, अम्बिलिकल आप समझ लो जैसे सेंटर ऑफ द स्टमक है। ठीक है, अम्बिलिकल हो गया बीच में, उससे ऊपर जो है एपिगैस्ट्रिक एंड नीचे जो है हाइपोगैस्ट्रिक। सिंपल है इतना। तो अब यहाँ कहीं जो है हमारा लंबर एरिया होता है, तो ये जो है लंबर एरिया हो जाएगा, लंबर रीजन, और ये भी है लंबर रीजन। बट ये है राइट लंबर रीजन एंड दिस इज लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, अब देखो इधर जो है रिब्स होती हैं, ऊपर की साइड जो है अम्बिलिकल से ऊपर रिब्स है, रिब्स में कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज के नीचे जो रीजन मिलेगा उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, इन सब का एक रीजन है नाम देने का, ऐसे कुछ भी नाम नहीं दे रखे हैं। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज फाउंड बिलो रिब कार्टिलेज। ओके, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ओके, एंड दिस इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, अब आ जाओ सबसे नीचे, ये है इलियक। सबसे नीचे हमारी क्या मिलती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस, एक जो है हिप बोन मिलती है। ठीक है, तो इसी से इधर का नाम आ गया इलियक रीजन। ठीक है, इलियक रीजन यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। डिफरेंस क्या है, दिस इज राइट इलियक रीजन एंड दिस इज लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, क्लियर है। देखो बीचों बीच जो क्वाड्रेंट है दैट इज अम्बिलिकल, उससे ऊपर एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के ऊपर एपिगैस्ट्रिक, नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, नीचे गैस्ट्रिक के नीचे, देन जो है लंबर साइड में है, ये हमें पता है। उसके बाद में हाइपोकॉन्ड्रियक ऊपर है क्योंकि वो बिलो रिब कार्टिलेज मिलता है। इलियक रीजन नीचे है क्योंकि ये जो है हिप बोन के ऊपर मिलता है, इलियम के ऊपर मिलेगा। ओके, तो ये हमारे हो गए 9 क्वाड्रेंट्स, 9 रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्रेफर्ड फॉली कैथेटर साइज यूज्ड इन अडल्ट फीमेल में कौन से नंबर का फॉलीज कैथेटर यूज होगा, तो इधर अपना आंसर होगा 12 से 14 फ्रेंच। देखो फोलिस कैथेटर जो है फ्रेंच में होते हैं, इनका पता होना चाहिए 0.3 mm होते हैं 1 फ्रेंच में। ओके, इसके बाद में कितने साइजेस के फोलिस अवेलेबल हैं, 6 से 30 फ्रेंच तक जो है अवेलेबल होते हैं। कहीं पर 28 दे रखा है, ठीक है, बट 6 से 30 तक अवेलेबल होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है। इनमें से भी 10 से 28 फ्रेंच तक जो है मोस्ट कॉमन है जो यूज होते हैं। ठीक है, 30 का तो रेयर ही यूज होगा, यूज ही नहीं होगा, 6-8 का भी यूज नहीं होगा, मोस्टली जो है 10 से 28 तक यूज होते हैं। ओके, 10 फ्रेंच जो है यंग चिल्ड्रन में डाला जाता है, ठीक है, और 12 है तो अडोलेसेंट्स में डाला जा सकता है या फिर अडल्ट फीमेल्स में डाला जा सकता है, बट मोस्ट प्रेफरेबल अगर पूछे अडल्ट फीमेल में तो 14 है। 14 हम जो है प्रैक्टिकली यूज करते हैं अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में। ठीक है, और अडल्ट मेल का पूछ ले तो 16 से 18।
ठीक है, 16 से 18 फ्रेंच जो है मोस्टली अडल्ट मेल्स में डाला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल अडल्ट फीमेल हीमोग्लोबिन लेवल इज। अडल्ट फीमेल हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होता है? ये होता है 12 से 16 ग्राम DL, ये जो है नॉर्मल होता है। ओके, तो इधर अपना आंसर हो जाएगा 12। 10 जो है कम हो जाता है, एनीमिया साइड आ गया। 11 भी कम माना जाता है। 17 जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा फीमेल के लिए। इट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीकाइथीमिया, ये जो है डिहाइड्रेशन में देखा जाता है या फिर हाई एल्टीट्यूड्स में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ मदर सेकंड पोस्टपार्टम डे आफ्टर हैविंग अ वेजाइनल डिलीवरी द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस हर पेरिनियम एंड एनस एज पार्ट ऑफ हर डेली असेसमेंट। द बेस्ट पोजिशन टू प्लेस द क्लाइंट इन फॉर दिस असेसमेंट इज। सेकेंड डे पोस्टपार्टम है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद में नर्स जो है पेरिनियम एरिया को असेस करना चाह रही है, कौन सी पोजीशन देगी? सिम्स लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट वाज एडमिटेड विद रिब फ्रैक्चर एंड न्यूमोथोरेक्स which were sustained as a result of a motor vehicle accident. A chest tube was placed on the left side to re-inflate his lung and he was transferred to a client unit. 48 hours after admission, he continues to have bloody sputum, develops increasing hypoxemia and his chest x-ray shows patchy infiltrates. The nurse analyzes these symptoms as being consistent with. तो इसमें क्या दिया गया है? एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से क्लाइंट को रिब फ्रैक्चर हो गया और न्यूमोथोरेक्स हो गया है। न्यूमोथोरेक्स की वजह से जो है लेफ्ट साइड एक चेस्ट ट्यूब डाल दी है ताकि लंग जो री इन्फ्लेट कर जाए। फिर 48 आवर्स के बाद में आप क्या देखते हो? ब्लडी स्पूटम है, हाइपोक्सीमिया ज़्यादा हो गया है और जब चेस्ट एक्सरे करवाया पैची इन्फिल्ट्रेट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा जो इनमें से प्रॉब्लम अभी अराइज हो गया है? फर्स्ट इज न्यूमोनिया। देखो, न्यूमोनिया अगर होगा तो फीवर जरूर मिलेगा, इधर फीवर का कोई जिक्र नहीं है। प्लस मिलेगा पुरुलेंट स्पूटम, ठीक है, स्पूटम देखने को मिलेगा, प्लस कॉन्सोलिडेटेड इनफिल्ट्रेट्स। ओके, ये सब जो है देखने को मिलेगा। सेकेंड इज पल्मोनरी कंट्यूजन। यस, दिस इज पल्मोनरी कंट्यूजन, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स दिखाए गए ना कि ब्लडी स्पूटम है, हाइपोक्सीमिया में जा रहा है पेशेंट, पैची इन्फिल्ट्रेट्स है, दिस इज कंसिस्टेंट विद पल्मोनरी कंट्यूशन। अगर पल्मोनरी इडीमा मिलता तो आपको देखने को मिलता पिंक फ्रोदी स्पूटम, ठीक है। एंड लास्ट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जो है एक अक्यूट प्रॉब्लम है, एकदम से तुरंत देखने को मिलेगी, ग्रेजुअली 48 आवर्स के बाद में नहीं देखने को मिलेगी। टेंशन न्यूमोथोरेक्स तो साथ के साथ देखने को मिल जाएगी। ओके, जिसमें आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी, प्लस ट्रैकियल डेविएशन मिलेगा, ये सब जो है इसके की सिम्टम्स हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी हु वाज डायग्नोज्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस कंटिन्यूड टू हैव प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विद प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, द इन्फेंट इज प्रोन टू। पाइलोरिक स्टेनोसिस का पेशेंट है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, इसका की सिम्टम यही होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। कौन सा? अब पेशेंट जो है लगातार प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग में है तो क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस या एल्कलोसिस? सारा एसिड जो है गैस्ट्रिक से बाहर आ गया है तो हमें देखने को मिलेगा एल्कलोसिस। ओके, और एल्कलोसिस भी कौन सा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टमी अ चाइल्ड बिगिंस टू वॉमिट ब्राइट रेड ब्लड, द नर्स वुड टेक विच इनिशियल एक्शन? टॉन्सिलेक्टमी हुई है, बच्चा जो है ब्राइट रेड ब्लड वॉमिट कर रहा है, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल टर्न द चाइल्ड टू द साइड, ठीक है। आप सबसे पहले एस्पिरेशन को प्रिवेंट करोगे कि बच्चा जो है एस्पिरेट ना कर जाए, तो अपना ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज असेसिंग ए malnourished adolescent who has been consuming a vegan diet. For signs of which specific vitamin deficiency should the nurse assess this client? अगर adolescent जो है vegan diet पे है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। B12 कहाँ मिलता है हमें? ये मिलता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें इसकी डेफिशिएंसी मिलती है। एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे मीट में मिलेगा, पोल्ट्री में मिलेगा, मतलब एग्स वगैरह में मिलेगा, एंड फिश में मिलेगा। ओके, और किस में मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलेगा, बट अपना पेशेंट जो है वीगन है। वीगन लोग कौन से होते हैं? जो मिल्क भी नहीं लेते हैं, ये भी एनिमल क्रुएलिटी मानी जाती है। जो वीगन लोग होते हैं वो मानते हैं कि हम अगर लाइक बफेलो का मिल्क पी रहे हैं या काऊ का मिल्क ले रहे हैं तो ये भी एनिमल क्रुएलिटी है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाएगी। Next question is, a client is admitted to the emergency room with symptoms of delirium tremens. After admitting the client to a private room, the
प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज 2। इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है डिलीरियम ट्रेमेंस का, ठीक है, डिलीरियम ट्रेमेंस है मतलब अल्कोहलिक है पेशेंट, ओके। अब आपका प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? फर्स्ट इज ऑब्टेन अ हिस्ट्री ऑफ हिज अल्कोहल यूज की हिस्ट्री ले लो। सेकंड इज प्रोवाइड शीजर प्रिकॉशंस, यस शीजर प्रिकॉशन जो है हमारा टॉप प्रायोरिटी रहेगा यहाँ पे। थर्ड इज कीप द रूम कूल एंड डार्क। फोर्थ इज एडमिनिस्टर थाइमीन एंड जिंक, ये बाद में करना है सब कुछ। सबसे टॉप पे हमारा रहेगा शीजर प्रिकॉशंस, बिकॉज इसमें क्या है एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है हमारा, ठीक है। और ABC में हम A को तो सबसे ऊपर रखेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा शीजर प्रिकॉशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट विद चारकोट ट्राइड में कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी? 3 चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट, और कौन सी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चारकोट ट्राइड इज सीन इन एक्यूट कोलेंजाइटिस। क्या होता है? अगर बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए, बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए, उसमें जो है अक्यूट कोलेंजाइटिस बोला जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है हमें? ऑब्वियसली फीवर मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। सेकंड इज जॉन्डिस मिलता है, एंड थर्ड इज राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ओके। तो देखो फीवर तो मिलता है, एब्डोमिनल पेन भी मिलेगा क्योंकि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन बोला गया है, जॉन्डिस भी मिलेगा, बट ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A doctor ordered 0.45 normal saline with 50 ml per hour by micro drip set. Then what is drop per minute निकालना है। कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम बाय में टाइम इनटू में ड्रॉप फैक्टर। वॉल्यूम कितना है हमारा 50 और टाइम कितना है 1 घंटे में देना, मतलब 60 मिनट्स में देना है, इनटू में ड्रॉप फैक्टर। माइक्रो ड्रिप में कितनी होती हैं? 60 ड्रॉप्स होती हैं 1 ml में, तो 60 से 60 कट गया, 50 ड्रॉप पर मिनट, ओके। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये हमने अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 25-year-old patient presents with persistent fever, malaise and abdominal discomfort for the past 5 days. Typhoid fever is suspected. Which diagnostic test is most appropriate at this stage? 25-year-old patient है, persistent fever है, malaise है, abdominal discomfort है 5 days से। टाइफॉइड फीवर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो इस स्टेज में आप कौन सा टेस्ट करोगे? 5 डेज हुए हैं मतलब फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें होता है बासु, एक जो है निमोनिक है। बासु मतलब B फॉर ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर, ओके। A फॉर एंटीजन एग्लूटिनेशन, ठीक है। इसमें आता है हमारा विडाल टेस्ट। S फॉर स्टूल एंड U फॉर यूरिन। तो ये जो है फर्स्ट वीक अगर है पेशेंट का तो हम ब्लड कल्चर करवाएंगे, सेकेंड वीक में विडाल करवाएंगे, थर्ड में स्टूल सैंपल एंड फोर्थ में जो है यूरिन सैंपल, ओके। तो अपना जो है पेशेंट 7 डेज के अंदर है तो ब्लड कल्चर करवाएंगे। एक चीज और, कई बार क्या होता है विडाल पॉजिटिव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है विडाल। क्यों आता है? अगर पहले कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो टाइफॉइड का वैक्सीनेशन की वजह से, तो इन केसेस में जो है विडाल पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं, तो इससे बेटर टेस्ट है ब्लड कल्चर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूबॉर्न इज असेस्ड एट 1 minute आफ्टर बर्थ। द फाइंडिंग्स इंक्लूड मॉडरेटली एक्टिव मसल टोन, पिंक बॉडी है, ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, हार्ट रेट 110 है, तो एप्गार स्कोर कितना होगा? एप्गार स्कोर वी ऑल नो 0, 1 एंड 2 स्कोर दिया जाता है। APGAR। A फॉर अपेयरेंस मतलब बच्चा जो है कैसा दिख रहा है, पिंक है या ब्लू है। अगर बच्चा पूरा पिंक है तो 2 मार्क्स देंगे, और अगर पिंक बॉडी है एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज है तो हम 1 मार्क देंगे, तो इसमें जो है हमारा 1 मार्क आ जाएगा, ओके। और अगर पूरा साइनोज्ड है, ब्लू है, तो जो है हम 0 देंगे, ओके। नेक्स्ट इज पल्स। अगर एब्सेंट है तो हम जो है 0 देंगे, लेस देन 100 है तो 1 देंगे, एंड मोर देन 100 है तो 110 देंगे। बट अपने पेशेंट का कितना है 110 है, तो हम इसमें 2 मार्क्स देंगे, 2 स्कोर देंगे। थर्ड इज ग्रीमेस में देखो इसमें क्वेश्चन जो है पूरा नहीं दिया गया, एक स्ट्रॉन्ग और वेल क्राई लिखा गया था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वेल क्राई है, तो ग्रीमेस में हम कितना स्कोर देंगे? अगर कुछ भी ग्रीमेस एब्सेंट है, कोई भी ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्सेस नहीं है, कफिंग नहीं है, स्नीजिंग नहीं है, तो हम देंगे 0। बट अगर कफिंग स्नीजिंग अच्छे से प्रेजेंट है तो हम मार्क्स देंगे 2, तो यहाँ पे हम देंगे 2, ओके। नेक्स्ट इज A फॉर एक्टिविटी, मतलब अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है तो 0 देंगे, थोड़ा बहुत एक्टिव है जैसे कि फ्लेक्शंस कर रहा है तो 1 देंगे, एंड फुली एक्टिव है तो हम 2 देंगे। बट अपने पेशेंट में, अपने न्यूबॉर्न में मॉडरेटली एक्टिव लिखा है तो हम देंगे इधर 1 मार्क।
एंड लास्ट इज आर मतलब रेस्पिरेशन कैसे देखेंगे, देखो स्ट्रॉन्ग और वेल क्राई दिया गया है तो इसका मतलब 2 मार्क्स हम इसमें देंगे। अगर स्ट्रॉन्ग और वेल क्राई नहीं दिया जाता तो ऐसा लिखा होता कि स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन है, उस केसेस में हम 1 मार्क देते, और अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0 देंगे। ओके, तो अभी देख लो कितने स्कोर बन रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 स्कोर बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंड D8 इज आउट ऑफ 10, 10 में से जो है 8 नंबर है, इट मीन्स ओके, अपना जो है न्यूबॉर्न बिल्कुल ओके है। 7 से 10 इज नॉर्मल, 4 से 6 इज मॉडरेट डिस्ट्रेस है, एंड 0 to 3 इज सीवियर, मतलब रिसस्किटेट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फॉलोइंग इमेज। एक इमेज शो की गई थी डीवर्स रिट्रैक्टर की, इसके लिए इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि ये कौन सा रिट्रैक्टर है। तो ये क्या होता है, लार्ज होता है, डीप होता है, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने के काम आता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट के काम आएगा। ओके, दिस इज डीवर्स रिट्रैक्टर। विल्सन क्या है, स्पाइनल सर्जरीज में यूज होता है, काइंड ऑफ सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, खुद ही रिट्रैक्ट करके रखता है। ये जो है खुद ही होल्ड करके रखता है, हमें हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं होती, हैंड हेल्ड नहीं है, हाथ से नहीं पकड़ना है, ये खुद ही उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पे आप लगा दोगे। डीवर्स जो है एक हैंड हेल्ड है, हाथ से खींचना पड़ेगा, मैनुअल है। थर्ड इज वेट लेनर, वेट लेनर भी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, ठीक है, सेम है विल्सन और वेट लेनर, बट दिखने में थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, काम दोनों सेम ही करते हैं बट दिखने में थोड़े अलग होते हैं। विल्सन जो है मोस्टली स्पाइनल सर्जरीज में यूज होता है, वेट लेनर जो है कहीं और भी यूज किया जा सकता है। फाइन, एंड लास्ट इज मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर भी जो है हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर है, हाथ से खींचते हैं, और इसको राइट एंगल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन फर्स्ट प्रेजेंट्स विद डिस्फेजिया बिफोर सॉलिड्स। देखो, फर्स्ट इज बैरेट ईसोफेगस। बैरेट ईसोफेगस क्या है, मेटास्टेटिक कंडीशन है ईसोफेगस, मतलब इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस की सेल्स हैं उसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं GERD की वजह से। गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स था, पर जो है एसिड ऊपर आ रहा था, सेल्स से जो है टच हो रहा था, इसकी वजह से सेल्स में जो है थोड़ी म्यूटेशन हो गई है, सेल्स जो है चेंज होने लगी है अंदर से, और इसी चेंज को, मेटास्टेटिक चेंज को बैरेट ईसोफेगस बोला जाता है। फाइन, सेकंड इज एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया कार्डिया क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ईसोफेगस जो है अच्छे से पेरिस्टालसिस नहीं कर पाती, और अगर ईसोफेगस पेरिस्टालसिस नहीं कर पाएगी एंड लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से डिस्फेजिया देखा जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया एक्लेशिया कार्डिया। थर्ड इज ईसोफेजियल वेरेसिस। ईसोफेजियल वेरेसिस क्या है, डायलेशन ऑफ वेन्स ऑफ ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस की वेन्स डायलेट हो जाती है, दैट इज नॉन एज ईसोफेगियल वेरेसिस। एंड लास्ट इज डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। दिस इज सीवियर रेट्रोस्टर्नल पेन। रेट्रोस्टर्नल पेन होगा, मतलब MI जैसे इसमें सिम्टम्स दिखते हैं। जो ईसोफेजियल स्पाज्म है वो पेशेंट मोस्टली MI जैसा पेन वाले सिम्टम्स लेके आएगा, ना कि डिस्फेजिया वाले, ठीक है। तो डिस्फेजिया वाला सिम्टम अगर कोई पेशेंट लेके आ रहा है तो दैट इज मोस्टली ऑफ एक्लेशिया कार्डिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन इनहेंसर फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन सी। क्या करता है, Fe3+ को Fe2+ में चेंज कर देगा, मतलब मोर एब्जॉर्बल फॉर्म है ये, इसमें जो है ये एब्जॉर्प्शन ईजी कर देगा। तो विटामिन सी इज फाउंड इन लेमन। फर्स्ट ऑप्शन है कॉफ़ी में टैनिन्स होते हैं जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। थर्ड इज मिल्क भी जो है कैल्शियम मतलब कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एंड फोर्थ इज वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता आयरन एब्जॉर्प्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिवन अलोंग विद MR वैक्सीन इन प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में आप MR वैक्सीन के साथ में क्या देते हो, वी गिव विटामिन A, ठीक है। MR वैक्सीन, जब मीजल्स की वैक्सीन हम 9 मंथ्स पे स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ विटामिन A भी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज MR क्या करता है, विटामिन A के स्टोर को डिप्लीट कर देता है, हमारी बॉडी में विटामिन A की मात्रा कम कर देता है, इसीलिए साथ साथ विटामिन A भी स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फॉलोइंग इमेज। एक इमेज दिखाई गई थी जिसमें कंजॉइंट ट्विंस थे, बैक टू बैक पोजीशन जो है मिली हुई थी। अगर 2 बच्चे हैं, कंजॉइंट हैं और पीछे से जुड़े हुए हैं, बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, तो दैट इज पाइगोपैगस। पाइगोपैगस क्या होता है, अगर सेक्रम रीजन से बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं तो दैट इज पाइगोपैगस। फर्स्ट ऑप्शन है इस्कियोपैगस।
अगर ट्विंस जो है फ्यूज हैं एट पेल्विक रीजन में, जो है फ्यूज है आपस में, तो उसको बोलेंगे इस्कियोपैगस। इसमें जो है मोस्टली बच्चे क्या पेल्विक रीजन जो है शेयर करते हैं, दोनों का सेम होता है, फाइन। सेकेंड इज क्रेनियोपैगस, अगर सिर से जुड़े हुए हैं तो। लास्ट इज ओम्फेलोपैगस, ओम्फेलोपैगस मतलब एब्डोमन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एब्डोमन से जो बच्चे जुड़े होते हैं, देयर आर चांसेस कि उनके सेम डाइजेस्टिव ऑर्गन हो, दोनों जो है सेम डाइजेस्टिव ऑर्गन शेयर कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉकी माउंटेड स्पॉटेड फीवर, जो है किससे फैलता है? तो ये फैलता है हार्ड टिक से। रेड फ्ली फैलाता है ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग जो है रेड फ्ली फैलाता है। माइट फैलाएगा स्क्रब टाइफस, एंड लाउस फैलाता है एपिडेमिक टाइफस। ओके, तो ये जो है अपना क्वेश्चन हो गया। देखो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कभी कभी पूछा जाएगा, ये एक बार पूछ लिया, शायद दोबारा पूछा भी नहीं जाएगा, बट हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमें इन तीनों का पता होगा ना, अपने आप ही रॉकी माउंटेन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए रेड फ्ली क्या फैलाता है, माइट क्या फैलाता है, लाउस क्या फैलाता है। ये तीनों पता होंगे तो चौथा ऑप्शन बच गया, वो इसका हो जाएगा, रॉकी माउंटेन का हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बाकी ऑप्शंस पढ़ने इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीनों जो रट लेना, इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रॉकी माउंटेन तो कोई नहीं पूछने वाला शायद दोबारा, बट हाँ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डाइट इज रिकमेंडेड फॉर मैनेजिंग डंपिंग सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए कौन सी डाइट आप रिकमेंड करोगे? देखो, डंपिंग सिंड्रोम होता है अर्ली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बहुत जल्दी हो रही है तो उसको हम डंपिंग सिंड्रोम बोल देंगे। मतलब खाना तुमने खाया, जल्दी से जो है इंटेस्टाइन में जाके डंप हो रहा है। ये कब होता है? जब हमारी गैस्ट्रिक सर्जरीज होती हैं, ठीक है, या फिर आपका बिलरोथ 1 हो गया, बिलरोथ 2 हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट जो है गैस्ट्रिक का हटा दिया, इंटेस्टाइन का हटा दिया। इन केसेस में डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, और इसमें क्या नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम्स दिखेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में आप क्या करोगे? ऐसे वाला खाना दोगे जो धीरे से डाइजेस्ट हो, बहुत स्लोली डाइजेस्ट हो, ताकि एकदम से डंप ना हो, ठीक है। तो हम क्या देंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई फैट डाइट देंगे, एंड लो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये जो है जल्दी से डंप हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट ना देके फैट और प्रोटीन देंगे जो टाइम लेते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रेनियल नर्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी में कौन सी नर्व जो है अफेक्ट होती है? अब देखो, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी में मोस्टली पेरिफेरल नर्व्स जो हैं अफेक्ट होती हैं, प्लस कुछ जो है क्रेनियल नर्व भी अफेक्ट होती है। क्रेनियल नर्व में कौन सी अफेक्ट होती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया ए। इसकी वजह से ड्रूपिंग आईलिड्स देखी जाएंगी, मतलब टॉसिस जो है देखने को मिलेगा, प्लस डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीमेल पेशेंट कम फॉर अ रूटीन ओपीडी चेकअप, रैंडम ब्लड शुगर जो है 2 टाइम्स लिया है, दोनों टाइम कितना मिला? 110 और 113, तो क्या रिजल्ट है? तो दिस इज नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद सीओपीडी के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? फॉलर्स पोजीशन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज फॉर अ बर्न इन्वॉल्विंग 1 हैंड जो है इन्वॉल्व है बर्न पेशेंट का, तो कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है? अब देखो, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे गलत करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे क्या करेंगे? इसमें 9% लगाने को भागेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार 1 हैंड मतलब 1 अपर एक्सट्रीमिटी जो है बर्न हो गई है। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर एक एक्सट्रीमिटी मतलब अपर 1 एक्सट्रीमिटी अगर बर्न हो गई है तो इट इज़ 9%, ठीक है। नॉर्मल सोच है, कोई बुराई नहीं है, बट ध्यान से देखो, इन्वॉल्विंग 1 हैंड, एक हैंड इज इन्वॉल्व। हैंड मतलब ये पाम एंड फिंगर्स, ये जो है इन्वॉल्व है। जब स्कैटर्ड बर्न होता है, स्कैटर्ड मतलब कि कहीं पे बर्न है, उधर हम रूल ऑफ 9 नहीं लगा सकते, इधर हम लगाएंगे पाल्मर मेथड, ठीक है। पाल्मर मेथड, एंड पाल्मर मेथड के अकॉर्डिंग दिस विल बी 1%। ओके, तो दिस इज समथिंग जिसे बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ट्रिकी बनाया हुआ है, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, इनके ना स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़ा करो, ठीक है। आप एक चीज देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं हर साल, बट वो वर्ड्स जो है सेम ही रखते हैं। 1 हैंड याद रखना, हैंड जहां भी आ जाए ना याद रखना कि ये स्कैटर्ड बर्न है, इधर जो है पाल्मर मेथड लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव यूज्ड इन ब्लड सैंपल वाइल फॉर पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए
कौन सा एडिटिव यूज करते हैं, वी विल यूज सोडियम सिट्रेट। ओके, और ये कौन से कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या भेजते हैं हम, पीटी भेजते हैं, एपीटीटी भेजते हैं। ओके, सेकंड इज ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम फ्लोराइड, इसे यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज वाले सैंपल्स के लिए, ठीक है, और ये होता है ग्रे कलर का। थर्ड इज हिपैरिन, किसके लिए भेजते हैं, हिपैरिन जिसमें ऐड है, जिस वाइल में, इसमें भेजेंगे हम एबीजी के सैंपल्स, ठीक है, और ये होता है ग्रीन कलर का। ओके, ईडीटी ये सबको पता है, पर्पल कलर की वाइल है, इसमें हम सीबीसी भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इनमें से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है। देखो, क्या हम जेंडर चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इट इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, ये अपना आंसर हो जाएगा। डाइट को हम चेंज कर सकते हैं, स्लीप को कर सकते हैं, एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल्स इज, मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा है, तो हियर आंसर विल बी इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। ओके, देखो, फिमोरल हर्निया इज समथिंग जो वुमेन में मेन से ज्यादा मिलता है, मतलब विमेन में ज्यादा मिलेगा फिमोरल हर्निया एज कंपेयर टू मेन, बट फिर भी इन चारों में से अगर कोई पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन हर्निया क्या है, तो आंसर विल बी इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया इज फाउंड इन ओल्ड पीपल, ठीक है, ओल्ड पीपल में मिलेगा। पोस्टीरियर इनग्वाइनल वॉल जो है वीक हो जाती है, इसकी वजह से इनग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है ओल्ड पीपल में, ठीक है। एंड लास्ट इज डायफ्रामेटिक हर्निया, इट इज वेरी रेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग वॉर्फरिन थेरेपी अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, एक्सेप्ट वॉर्फरिन किसी पेशेंट का चल रहा है तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने लग गई है, ठीक है, मतलब डोज ज्यादा हो गई है वॉर्फरिन की, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एक्सेप्ट, मतलब इन चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हम करेंगे और एक नहीं करेंगे, वो एक जो नहीं करना है, एक्सेप्शन है, वो हमें ढूंढना है। फर्स्ट इज स्टॉप एंटीकोएगुलेंट को स्टॉप करेंगे, यस। सेकंड इज एडमिनिस्टर विटामिन के, बिल्कुल। थर्ड इज एडमिनिस्टर हिपैरिन, नो। हिपैरिन अगर हम देंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ेगी, तो अपना ये जो है आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो वर्ड्स होते हैं लास्ट में एक्सेप्ट वगैरह, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, इससे क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट विद फीमर फ्रैक्चर एंड सीवियर हेमरेज विच फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन, फीमर फ्रैक्चर है और सीवियर हेमरेज हो गया है, तो कौन सा फ्लूइड जो है नहीं दोगे। फर्स्ट इज RL देंगे, क्योंकि ये तो आइसोटोनिक फ्लूइड है, हमारी बॉडी फ्लूइड जैसा ही है। 0.9% NS, ये भी आइसोटोनिक है। थर्ड इज 0.45% NS, ये जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, अगर आपने वेसल्स में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया और जो है ये सेल्स हैं, तो हाइपोटोनिक क्या करता है, बाहर सीप आउट कर जाएगा, मतलब सेल्स में चला जाएगा। ओके, और इसकी वजह से और ज़्यादा हाइपोवोलीमिया जो है देखने को मिलेगा। ओके, एंड लास्ट इज कोलोइड्स आर समथिंग जो सबसे अच्छे माने जाते हैं हिमरेज में, या फिर आप बोल सकते हो हाइपोवोलीमिया में, ठीक है, बट दीज आर एक्सपेंसिव, तो थोड़े कम यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए हम मोस्टली क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करते हैं। क्रिस्टलॉइड्स में क्या होते हैं, RL हो गया, NS हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज फॉर बर्न्स इन्वॉल्विंग द एंटीरियर ट्रंक एंड एब्डोमेन, एंटीरियर ट्रंक और एब्डोमेन जो है इन्वॉल्व है, तो कितना परसेंट होगा, 18% इसका आंसर होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक लगाने वाला नहीं है। इसका एक इमेज भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, याद कर लेना कि एंटीरियर ट्रंक कितना है, पोस्टीरियर कितना है, लेग को कितना मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बर्न से पक्का बनेगा, फ्री के नंबर है, ठीक है, और पार्कलैंड फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट GCS स्केल कंपोनेंट इंक्लूड्स, GCS में क्या क्या होता है, EVM, आई ओपनिंग, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स, अपना आंसर हो गया A। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ MAOI एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, MAOI ड्रग्स जो होती हैं IPS, मैंने पहले ही बताया था, आइसोकार्बोक्सिलेज, फेनिलजीन एंड सेलेजीन, ठीक है, ये तीनों क्या करती हैं, जब हम टायरामिन वाला फूड ले लेते हैं तो ये कर देती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, और इस कंडीशन में हम एंटीडोट क्या देंगे, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं फेंटोलमीन, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फेंटोलमीन जो है वो MAOI का एंटीडोट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट इंडिकेटेड फॉर अ क्लाइंट हु इज टेकिंग MAOI इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है।
अभी बताया टायरामिन रिच फूड नहीं लेना है। ये किस में होता है? चीज में होता है, फर्मेंटेड फूड्स में होता है, मीट में होगा, सोय प्रोडक्ट्स में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट स्टेट्स आई एम कमिंग फ्रॉम अनदर प्लैनेट, आई हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, द पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम। अगर पेशेंट बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करे, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से बाहर बाहर बात कर रहा है, तो इट मीन्स ग्रेंडियोस, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोस है। ठीक है, परसिक्यूशन में क्या है? मुझे जो है लोग मारना चाहते हैं, somebody wants to give me poison। ओके, थर्ड इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या है? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मी। एंड लास्ट इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इसमें क्या है कि मेरी उसको जो अपनी बॉडी जो है रियल नहीं लगती, मतलब माई intestines are made up of glass। okay, next question is before inserting a urinary catheter which method is used to clean the urinary meatus in female में urinary meatus clean करने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा? आउटर टू इनर? नो, अगर आउटर से इनर में लाएंगे तो क्या होगा? जो आउटर साइड के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरिनरी मियटस में एंटर करेंगे, तो ये राइट मेथड नहीं है। एंड बी इज टॉप टू बॉटम। यस, टॉप टू बॉटम यूज होता है मेथड। दूसरी बात क्लाइटोरिस टू एनस। ओके, ये हमारा अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स। सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में कहाँ होता है? तो इट विल बी पीसीटी। इसमें क्या है? 65% वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है एंड 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, next question is a 55-year-old diabetic patient is admitted with severe pneumonia and suspected sepsis. Over time his blood pressure drops, pulse rate increase हो गई है, his skin feels cold and clammy. Despite IV fluids his condition continues to worsen. Which of the following is not typically seen in later stages of septic shock? तो इसमें क्या है? 55-year-old डायबिटिक पेशेंट है, सीवियर निमोनिया है और सेप्सिस है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप है, पल्स रेट हाई है, स्किन जो है कोल्ड एंड क्लेमी है, आईवी फ्लूइड्स के बाद भी कंडीशन जो है और वर्सन हो रही है, खराब हो रही है। तो कौन सा सिम्टम जो है लेटर स्टेजेस ऑफ सेप्टिक शॉक में नहीं दिखता? देखो, जब सेप्टिक शॉक होता है तो सबसे पहला सिम्टम आता है हाई ग्रेड फीवर, ओके, प्लस फ्लश्ड स्किन। ये दो सिम्टम आपको स्टार्टिंग में दिखेंगे एंड दीज आर सीन बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन। स्टार्टिंग स्टेज में वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जब लेटर स्टेजेस आती हैं, लेटर स्टेजेस तक क्या होता है? हाइपोवोलीमिया देखने को मिलता है। हाइपोवोलीमिया की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा एंड इस केस में हमें कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसकी फिजियोपैथोलॉजी है सेप्सिस की। तो लेटर स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक में हमें क्या मिलेगा? कोल्ड क्लेमी स्किन मिलेगी, टैकीकार्डिया मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगा, फीवर नहीं मिलेगा। ये जो है अर्ली स्टेज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट इन डायबिटीज इंसिपिडस में? कौन सा क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है? व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? ये होता है लैक ऑफ एटीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट देखने को मिलता है। फाइन, तो हमारे इस केस में मिलेगा पॉलीयूरिया। और डाइनोफेजिया होता है पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग के टाइम पे पेन होना। होमन साइन जो है डीवीटी में मिलता है एंड पॉलीफेजिया इज की सिम्टम ऑफ डायबिटीज। ठीक है, इसमें जो है 3P मिलेंगे, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय गार्लिक लाइक ऑडोर होती है आर्सेनिक में? इसमें क्या होता है? जो पेशेंट का ब्रेथ है और बॉडी फ्लूइड्स है उससे जो है गार्लिक लाइक ऑडोर आती है। साइनाइड में मिलेगी बिटर आमंड लाइक ऑडोर, बिटर आमंड लाइक ऑडोर। लेड में हमने देखा था बर्टन्स लाइन्स देखी जाती हैं एंड मर्क्यूरी में जो है टाइलिज्म देखा जाता है। टाइलिज्म मतलब एक्सेसिव सेलिवेशन एंड न्यूरोलॉजिकल ट्रिमर्स, ये जो है मर्क्यूरी में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 25 to 29.9 इज क्लासिफाइड एज। अब देखो, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एंड इसमें अंडर वेट हम बोलते हैं बिलो 18 को। ओके, 18.5 से जिन लोगों का BMI है दैट इज अंडर वेट। नॉर्मल क्या होता है? 18.5 से 24.9। देन आता है ओवरवेट में आएगा 25 से 29.9 एंड देन आएगा ओबेसिटी मतलब मोर देन 30। तो इधर अपने क्वेश्चन में दिया गया है 25 से 29.9 मतलब ओवरवेट और प्री ओबीस।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय अ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी? किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है तो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में फैल सकता है वो कौन सा होगा? तो दैट विल बी SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। देखो, कैथेटर बेस्ड इन्फेक्शन एंड निमोनिया दोनों ही मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है जनरल पेशेंट्स के लिए, ठीक है। बट SSI जो है ज़्यादा कॉमन मिलेगा सर्जरी वाले पेशेंट्स में, ठीक है। एंड SIRS इज नॉर्मल सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। तो ये क्या है? क्लिनिकली रिस्पॉन्स है पेशेंट का टुवर्ड्स एनी इन्फेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द GCS स्कोर फॉर अ ब्रेन डेड पेशेंट है तो उसका GCS स्कोर क्या होगा? EVM कितना होगा? तो इसमें सब में जो है 1 होगा, मतलब 3 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? किसे बोलते हैं? O नेगेटिव को। एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? AB। इसमें भी AB प्लस। Next question is, a trauma patient is rushed to the emergency room with severe hemorrhage following a road accident. His blood pressure is critically low and signs of shock are evident. What is the fluid of choice to restore blood plasma volume and stabilize circulation? तो एक ट्रॉमा पेशेंट है जिसको सीवियर हेमरेज हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से BP बहुत कम हो गया है, शॉक के साइंस दिख रहे हैं। आप कौन सा फ्लूइड दोगे? फर्स्ट इज PRBC, नो। सेकेंड इज कॉलॉइड्स, यस। कॉलॉइड्स होते हैं एल्ब्यूमिन या फिर डेक्स्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, मतलब ब्लड वेसल्स में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये यूज़ किए जाते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को रीस्टोर करने में। देखो, एक होते हैं क्रिस्टलॉइड्स, दूसरे होते हैं कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं, मतलब RL है या NS है, ये जो है ब्लड वेसल से फिर भी सीप आउट कर जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉलॉइड। ओके, बट कॉलॉइड्स जो है इंट्रावेस्कुलर स्पेस में लंबे टाइम तक रहते हैं, इसीलिए कॉलॉइड्स आर बेटर। Okay, these are better fluid of choice. Now next question is, an infant is frequently swallowing and looking like restlessness. Which is a priority nursing action? Restless लग रहा है बच्चा, frequently swallow कर रहा है, तो कौन सा priority nursing action है? First is inform to ENT doctor. डायरेक्ट डॉक्टर को तो हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, पहले अपने पार्ट पे भी कुछ करेंगे। सेकेंड इज पोजिशन द इन्फेंट इन प्रोन विद हेड इनसाइड लाइन। इन्फेंट को प्रोन पोजीशन दे देंगे, हेड को एक साइड कर देंगे। हेड को साइड लाइन कर दिया है और प्रोन पोजीशन दे दी है। थर्ड इज प्लेस द इन्फेंट इन साइड लाइन पोजीशन दे दी। एंड फोर्थ इज स्टार्ट IV फ्लूइड। अब देखो, इसमें जो है ऑप्शन B और C दोनों ही राइट है, ठीक है। साइड लाइन पोजीशन भी दे सकते हैं और प्रोन पोजीशन भी दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जाम कि कौन से एग्जाम में कौन सा ऑप्शन राइट मान लिया जाए। ऐसा हो सकता है RRB वाले कुछ राइट मान लें, नॉर्सिट वाले कुछ और मान लें, क्योंकि पोजीशन जो है दोनों ही करेक्ट है, दोनों दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो है B और C जो है दोनों ही राइट माना जाएगा। बट स्टिल अगर हमें एक ऑप्शन चूज करना हो तो आई वुड गो विद B, ऑप्शन B, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 45-year-old male is brought to the ER after a high speed car accident. He has paradoxical chest movement and severe pain on breathing. What is the first line treatment? 45-year-old मेल है, हाई स्पीड कार से एक्सीडेंट हो गया, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट जो है दिख रही है, सीवियर पेन है ब्रीदिंग के टाइम पे। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आप क्या करोगे? तो पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट क्या होती है? इंस्पिरेशन के टाइम पे अगर रिब ब्रेक हो गई है वो इनवर्ड जाएगी, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे इनवर्ड जाएगी एंड एक्सपिरेशन के टाइम पे आउटवर्ड जाएगी। ओके, दिस इज पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट एंड इट इज सीन इन फ्लेल चेस्ट, ठीक है। फ्लेल चेस्ट में ये दिखती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो वी विल डू 2 थिंग्स इन प्रायोरिटी। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज पेन कंट्रोल। ये हमारे टॉप प्रायोरिटीज रहती हैं। तो आंसर हो गया ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient arrives at the emergency department with active bleeding from a lower limb injury following a road accident. He is pale, anxious and his blood pressure is dropping. What is the priority nursing intervention? Emergency department में patient आया, active bleed हो रही है लोअर लिम्ब से, ठीक है। तो और पेशेंट क्या है, पेल है, एंक्शियस है और BP भी कम होता जा रहा है। तो आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट में क्या रखोगे? तो ऐसे केसेस में जब हेमरेज वाले पेशेंट आते हैं, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, ABC फॉलो करते हैं, बट हेमरेज वाला या ट्रॉमा वाला कोई पेशेंट आया है तो हम क्या करेंगे, हेमरेज को प्रायोरिटी देंगे। इसलिए क्या करेंगे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे लोअर लिम्ब पे।
to prevent hemorrhage. Okay, next question is how many anatomical abdominal regions are there? ये हमने देख लिया था 9. Now next question is a 30-year-old male is admitted with a femur fracture following a motorcycle accident. Within 48 hours he develops sudden respiratory distress, confusion and petechial rash. What is the most likely complication? ठीक है, फीमर फ्रैक्चर हो गया है 48 आवर्स के बाद में. अब पेशेंट में क्या दिख रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कंफ्यूजन एंड पेटिशियल रैश. क्या हुआ है पेशेंट को? देखो, जब भी फीमर फ्रैक्चर होता है, मतलब कोई लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है, तो उससे क्या होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो जो है 24 से 72 आवर्स के बाद में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे. कहाँ से आ गए? बोन मैरो से. पहले थे बोन मैरो में, उस बोन मैरो को स्केप करके, पार करके ब्लड वेसल्स में आ गया है. और ब्लड वेसल्स में आके क्या होगा, वो लंग्स में जाएंगे, हार्ट में जाएंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है, पेटिशियल रैश है. ये इसका ना मतलब हॉलमार्क साइन है. पेटिशियल रैश जहाँ आपको दिख जाए, समझ लो कुछ थ्रोम्बोसिस है, लंग्स में जो है कुछ फंस गया है, ऑक्लूड कर रहा है उसको. ठीक है, तो आंसर विल बी फैट एम्बोलिज्म. फैट का एम्बोलिज्म हो गया है. अब देखो, आंसर तो इसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है. ठीक है, बात तो ये भी सही है, बट क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है कि फीमर फ्रैक्चर है, इसीलिए हम जो है फैट एम्बोलिज्म राइट कर रहे हैं. फाइन. प्लस इसमें पेटिशियल रैश दिया गया है. ठीक है, अगर डीवीटी वाला थ्रोम्बोसिस आके ऑक्लूड करेगा तो उस केसेस में हमें पेटिशियल रैश नहीं दिखता है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद परसिस्टेंट बैक पेन दैट हैज ग्रेजुअली वर्सनड ओवर वीक्स. He has a history of tuberculosis and reports weight loss, night sweats. What is the early sign of पॉट स्पाइन का early sign क्या होता है? तो that is back pain. ठीक है, तो यहाँ पे पॉट स्पाइन क्या होता है? पॉट स्पाइन होता है टीबी ऑफ स्पाइन. अगर स्पाइन की टीबी है, मतलब स्पाइनल वर्टिब्री की टीबी है, तो दैट विल बी नोन एज पॉट स्पाइन. ओके, तो इसका सबसे पहला सिम्टम हमें दिखता है अर्ली फेज में बैक पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसका 110 से 115 के बीच में फास्टिंग ब्लड शुगर आया है. तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? प्री डायबिटीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट जेस्टेशनल एज कैन अ रेडिएंट वार्मर बी यूज्ड फॉर न्यूनेट्स? किस एज पे जो है रेडिएंट वार्मर यूज किया जा सकता है न्यूनेट्स के लिए? देखो, एक होता है रेडिएंट वार्मर एंड सेकंड होता है इंक्यूबेटर. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, रेडिएंट वार्मर में क्या होता है, बच्चे को एक मतलब काइंड ऑफ छोटा सा बेड होता है उनका. ठीक है, उस पर लिटाया हुआ है और ऊपर से जो है हीट आ रही है. ठीक है, ऊपर है हीटर और उधर से रेडिएशन के उससे बच्चा गर्म हो रहा है. बट इंक्यूबेटर क्या है? एक क्लोज्ड सिस्टम है. इसमें क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी होती है. फाइन. रेडिएंट में सिर्फ हम जो है टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बट बच्चा जो है एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से, इसीलिए हम ह्यूमिडिटी इसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. बट इंक्यूबेटर में क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं. फाइन. तो जो लेस देन 32 वीक्स वाले बच्चे होते हैं, इनमें ब्राउन फैट की कमी होती है. इसकी वजह से बिल्कुल भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और टेम्परेचर जो है बहुत तरीके से लूज होता है. मतलब बच्चा किस किस वजह से ठंडा हो सकता है? कंडक्शन हो सकता है, कन्वेक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 32 वीक्स से छोटे, प्रीटर्म बेबी हैं, उनके लिए इंक्यूबेटर यूज करें ताकि किसी भी चैनल के थ्रू बच्चे का हीट लॉस ना हो. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है रेडिएंट वार्मर आप कब यूज करोगे? तो रेडिएंट वार्मर हम यूज करेंगे मोर देन 32 वीक्स में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कंफर्म अ थायराइड डिसऑर्डर के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इट इज TSH, जो है हाईली सेंसिबल और रिलायबल टेस्ट है, तो इसलिए हम TSH चेक करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद बर्न कवरिंग द राइट आर्म, चेस्ट एंड एब्डोमेन आफ्टर एन एक्सीडेंट. यूजिंग द रूल ऑफ 9 टोटल बर्न सरफेस एरिया निकालना है. तो क्वेश्चन में बताया गया राइट आर्म बर्न हो गया, मतलब 9%, प्लस चेस्ट भी है एंड एब्डोमेन भी है, तो ये हो गया अपना 18%, मतलब 27% इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद अ रिसेंटली इंसर्टेड सबक्लेवियन कैथेटर इज रिसीविंग IV fluids at 75 ml per hour. Suddenly they develop shortness of breath and agitation. What is the next priority nursing action? पेशेंट को अभी अभी जो है सबक्लेवियन कैथेटर डला है और IV फ्लूइड जो है स्टार्ट कर दिया 75 ml per hour से.
अब ये स्टार्ट करने के बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिख रहा है, आप नेक्स्ट क्या करोगे? तो इधर क्या रीजन हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट को स्टेबल कर देंगे, 90 डिग्री एंगल पे जो है पेशेंट को पोजीशन देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है, कई जगह क्या दिया होता है, चेक द कैथेटर साइट। पहले कैथेटर साइट चेक करो, क्योंकि अगर एम्बोलिज्म हुआ तो एम्बोलिज्म में तो हम फॉलोअर्स पोजीशन 90 डिग्री नहीं देंगे, ठीक है, उसमें क्या देंगे हम, ड्यूरेंट पोजीशन देते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारी जगह ऑप्शन ए दिया जाता है, ठीक है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी सी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपना, ठीक है, पहले पोजीशन देंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल यही रहेगा, कैथेटर साइट को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ के जो है 1 आवर में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो। यस, दिस इज ट्रू। ओके, एंड अगर सिजेरियन है तो विद इन 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड इज found to be deficient in iron deficiency है, to increase the child's absorption of iron which vitamin should a nurse encourage the parents to supplement? आयरन डेफिशिएंसी है तो कौन सा विटामिन आप एडवाइस करोगे पेशेंट को कि आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो? तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज सस्पेक्टेड इन अ क्लाइंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। विच मेडिकेशन शुड द नर्स प्रिपेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ बीइंग प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट दिस एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड टू दिस यूज ऑफ दिस मेडिकेशन? तो अब देखो इसमें क्या है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन चल रही है पेशेंट की, उसकी वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम देखा जा रहा है, ठीक है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, लेड पाइप जैसी जो है मसल रिजिडिटी मिलती है, लेड पाइप जैसी मसल रिजिडिटी, ये इसका हॉलमार्क साइन है, ठीक है। और क्या मिलता है, हाइपरथर्मिया मिलता है। तो इस केसेस में आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट में ब्रोमोक्रिप्टिन दोगे। ब्रोमोक्रिप्टिन इज डोपामिन एगोनिस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हम देंगे डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन क्या होता है, मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, ये दोनों ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे। Next question is, the nurse understands that the client is responding favorably to a prescription for colchicine when there is decrease in which sign and symptom, ठीक है। देखो कॉल्चिसिन चल रहा है किसी पेशेंट का, तो कौन से साइन एंड सिम्टम को देख के ऐसा लगेगा कि हाँ पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली, मतलब पेशेंट को आराम आ रहा है दवाई से, फाइन। तो देखो जो गाउटी अर्थराइटिस होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है हम 2 मेडिसिन यूज करते हैं, फर्स्ट इज एलोप्यूरिनोल एंड सेकेंड इज कॉल्चिसिन, ठीक है। कॉल्चिसिन जो है एक्यूट कंडीशंस में यूज होती है एंड एलोप्यूरिनोल जो है क्रोनिक कंडीशंस में यूज होती है, मेंटेन लो यूरिक एसिड। लो यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए जो है एलोप्यूरिनोल यूज होती है। बट अपने यहाँ पे क्या था, अक्यूट कंडीशन रही होगी तो इसलिए कॉल्चिसिन दी होगी। तो कॉल्चिसिन देने के बाद में हमें क्या दिखेगा, जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो है कम हो गया है, ठीक है। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन अगर कम हो जाए तो इट मीन्स कॉल्चिसिन जो है असर दिखा रही है। Next question is, the nurse caring for a patient prescribed clozapine reviews the client laboratory studies. Which laboratory study is the priority to monitor for an adverse effect associated with the use of this medication? क्लोजापीन क्या है, एटिपिकल एसाइकोटिक है, ठीक है। इसकी वजह से इसका मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस देखा जाता है, इसका मतलब हम चेक करेंगे WBC प्लस एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC। Now next question, a patient with liver cirrhosis, DVT and a venous ulcer on the medial malleolus due to varicose vein presents to the emergency department with active bleeding. What is the first priority intervention? एक patient है liver cirrhosis का, DVT भी है, venous ulcer है medial malleolus पे, emergency department आया है active bleed के साथ में, आप क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन में क्या है, venous ulcer है, DVT है, इट मीन्स वीनस ब्लीड हो रहा है, ठीक है, वीनस ब्लीड है। ऐसे केसेस में वी विल एलिवेट द लिम्ब एंड अप्लाई ए कंप्रेशन बैंडेज, एक कंप्रेशन बैंडेज बांध देंगे। अपना ऑप्शन 1 जो है, अप्लाई ए टॉर्निकेट टू स्टॉप आर्टीरियल ब्लीड। देखो आर्टीरियल ब्लीड नहीं है, ये वीनस ब्लड है, और टॉर्निकेट जो है वीनस ब्लड में कभी भी नहीं बांधेंगे, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज द अपाचे स्कोर इज यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये एक नया क्वेश्चन था जो उस टाइम पे पूछा गया था नॉर्सेट 5 में। अपाचे स्कोर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? देखो अपाचे मीन्स अक्यूट फिजियोलॉजी एंड
क्रॉनिक हेल्थ इवेल्युएशन। ओके, ये जो है ना, दिस इज यूज्ड फॉर आई पेशेंट्स 24 आवर्स ऑफ एडमिशन के अंदर अंदर जो है हमें अपाचे स्कोर जो है अपाचे स्कोरिंग करनी होती है, जिससे हम पता लगाते हैं सीवियरिटी ऑफ डिजीज प्लस कितने % चांस है मोर्टेलिटी के। ठीक है, कितना सीवियर डिजीज है और कितने ज़्यादा चांस है मोर्टेलिटी के, दैट इज अपाचे स्कोर। तो ये अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन क्लाइमीडिया इन्फेक्शन कॉज इन मेल्स। क्लाइमीडिया इन्फेक्शन मेल्स में क्या करता है? इट कॉजेज एपिडिडाइमिटिस, मतलब एपिडिडमिस का इन्फेक्शन कॉज करता है क्लाइमीडिया। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। के लिए कौन सा जो है रिस्क फैक्टर नहीं है? ओल्डर विमेन जो है रिस्क फैक्टर है, ठीक है, हाई अल्कोहल भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है। यंगर वुमेन जो है नहीं है, तो दिस इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। ये अपना आंसर हो गया। So that's all about AIIMS NORCET 5 prelims. Okay, now we will meet in next video with some important topic. Till then, thank you so much.